हेलो स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है डाईहाइड्रिक एल्कोहल, है ना। तो इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, डाईहाइड्रिक एल्कोहल क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टी कैसे बनाया जाता है, ये सारा चीज़ पढ़ेंगे। ठीक है। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा है क्या, एब्सोल्यूट एल्कोहल क्या होता है, और एक चीज़ क्या चीज़ पढ़े हैं, एल्कोहल का निर्जलीकरण कैसे किया जाता है। ठीक है। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे डाईहाइड्रिक एल्कोहल। देखो हम लोग सब अलग अलग प्रकार का एल्कोहल पढ़ रहे हैं ना, मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक, ट्राईहाइड्रिक। ठीक है। तो हम लोग आज देखेंगे इसमें डाईहाइड्रिक एल्कोहल। अब देखो डाईहाइड्रिक एल्कोहल क्या होता है। डाईहाइड्रिक एल्कोहल वे यौगिक होते हैं जो 2 हाइड्रोक्सिल समूह रखते हैं। ठीक है। क्या बोला जा रहा है, देखो शुरुआत में हम लोग पढ़े हैं एल्कोहल को उसके हाइड्रोक्सिल संख्याओं के आधार पर वर्गीकरण किया गया है। तो डाईहाइड्रिक एल्कोहल का मतलब आप लोगों को तो नाम से ही स्पष्ट हो रहा है ना, कि डाईहाइड्रिक एल्कोहल क्या है। ठीक है। तो देखो डाईहाइड्रिक एल्कोहल वे यौगिक हैं जो 2 हाइड्रोक्सिल समूह रखते हैं, मतलब 2 OH समूह उसके पास रहेगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डाईहाइड्रिक एल्कोहल। ठीक है। दोनों हाइड्रोक्सिल समूह की परिस्थितियों के आधार पर इन्हें अल्फा, बीटा, गामा और आगे आप जो भी बोल सकते हो, है ना, ग्लाइकॉल में वर्गीकृत किया गया है। जैसे 1,2 ग्लाइकॉल को अल्फा, 1,3 ग्लाइकॉल को बीटा तथा 1,4 ग्लाइकॉल को गामा कहते हैं। क्या बोल रहा है, जो 1,2 ग्लाइकॉल होता है उसको अल्फा बोला जा रहा है, 1,3 ग्लाइकॉल होता है उसको बीटा बोला जा रहा है, 1,4 ग्लाइकॉल होता है उसको गामा। ठीक है। दोनों हाइड्रोक्सिल समूह अलग अलग कार्बन परमाणुओं से संयोजित रहते हैं। जो इसमें 2 हाइड्रोक्सिल समूह जुड़ा रहता है वो दोनों क्या होते हैं, अलग अलग कार्बन परमाणु के द्वारा संयोजित रहते हैं, अन्यथा यौगिक अस्थायी हो जाएगा। अगर एक ही कार्बन परमाणु के द्वारा अगर संयोजित रहा तो जो हमारा यौगिक है, जो हमारा कंपाउंड है, वो क्या हो जाएगा, अस्थायी हो जाएगा। इसीलिए क्या होते हैं, अलग अलग कार्बन परमाणु से संयोजित रहते हैं। ठीक है। लेकिन एसीटॉल और हेमी एसीटॉल ईथरों में 2 OH समूह एक ही कार्बन परमाणुओं से संयोजित रहता है, किंतु ये स्थायी होते हैं। ठीक है। आप लोग को याद रखना है क्या चीज़, जो एसीटॉल होता है और हेमी एसीटॉल होता है उसमें क्या होता है, एक ही कार्बन परमाणु के द्वारा दोनों हाइड्रोक्सिल समूह संयोजित रहते हैं और ये अस्थायी भी होता है। लेकिन इन लोगों के अलावा बाकी में अलग अलग कार्बन परमाणु से संयोजित होते हैं। ठीक है। सबसे मुख्य ग्लाइकॉल अल्फा ग्लाइकॉल है। अब देखो, अब जो डाईहाइड्रिक एल्कोहल है उसका नामकरण देखते हैं। नामकरण क्या होता है, अल्फा ग्लाइकॉल का सामान्य नाम उसके जनक एल्कीन के नाम के आधार पर किया जाता है, जिससे ये सीधे हाइड्रोक्सीकरण द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखो, HOCH2CH2OH है, CH2CH2 है मतलब इथलीन समूह है, ग्लाइकॉल है OH, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इथिलीन ग्लाइकॉल। ठीक है। इसका नाम क्या हो जाएगा, आइसोब्यूटिलीन ग्लाइकॉल। फिर देखो बीटा, गामा तथा अन्य ग्लाइकॉलों को पॉलीमिथिलीन ग्लाइकॉल कहते हैं। वही चीज़ है, 1, 2, 3, 4 से ज़्यादा उसमें अगर OH समूह जुड़ा हुआ है तब उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पॉली, है ना। देखो HOCH2CH2CH2OH मेथिलीन ग्लाइकॉल होगा। फिर इसमें देखो कितना है, 1, 2, 3, 4, 5 CH2 समूह है, इसलिए पेंटामेथिलीन ग्लाइकॉल होगा। नामकरण की IUPAC प्रणाली के आधार पर अनुरूप एल्केन के नाम में सफिक्स डाइऑल लगा दिया जाता है। पासर श्रृंखला और OH समूह की स्थिति अंकों द्वारा व्यक्त की जाती है। अब देखो जो आखिरी रहेगा, अगर 2 OH समूह जुड़ा है तो इसमें सफिक्स हम लोग क्या लगाते हैं, डाइऑल। ठीक है। अब जैसे देखो इसको CH3CHOH CH2OH है। अब देखो 1, 2, 3 3 कार्बन है। अब देखो पहला वाला कार्बन के साथ OH जुड़ा है और दूसरा वाला कार्बन के साथ OH जुड़ा है, तो इसका नाम क्या, 3 कार्बन है इसलिए प्रोप हो गया। सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है इसलिए N हो गया। और 1 और 2 पहले और दूसरे पोजीशन पे OH समूह है इसलिए डाई हो गया। 2 है ना, तो डाई ऑल हो जाएगा, तो प्रोपेन 1,2 डाइऑल होगा इसका नाम। इसको देखो HOCH2CH2 CH2CH2CH2OH,
ठीक। अब इसमें सबसे पहले आप लोग क्या चीज़ को गिनो, कार्बन को। 1 2 3 4 5 6 कार्बन है तो क्या होगा, हेक्स होगा। सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो इसलिए एन होगा। अब देखो कहाँ कहाँ पे मिथाइल समूह दिख रहा है आप लोगों को, फर्स्ट सेकेंड कार्बन पे CH3 है, फिर थर्ड फोर्थ चौथे नंबर के कार्बन पे CH3 है तो क्या हो गया, 2,4 ट्राई मिथाइल हो गया। अब देखो इधर से गिनोगे चाहे इधर से गिनोगे, 1 2 3 4 5 6, देखो पहला कार्बन पे OH है, छठवें कार्बन पे OH है। तो हम लोग IUPAC जब नेमिंग करते हैं तो पहले क्या करते हैं, फंक्शनल ग्रुप लिखते हैं। मतलब उसका जो IUPAC नेमिंग देखोगे तो उससे समझ आएगा। तो इसमें हमारा 2,4 ट्राई मिथाइल हेक्सेन 1,6 डाइऑल होगा इसका नाम, ठीक है। अब देखो ग्लाइकॉल बनाने की विधि या फिर संश्लेषण, ग्लाइकॉल को कैसे बनाया जाता है। इसे निम्न प्रकार बनाया जाता है। सबसे पहला प्रकार देखते हैं, पहला क्या तरीका है इसका बनाने का, है ना। जब इथिलीन को हाइड्रोक्लोरस अम्ल में प्रवाहित किया जाता है तब इथिलीन क्लोरोहाइड्रिन बनता है। इथिलीन को हाइड्रोक्लोरस अम्ल में प्रवाहित किया जाता है तो क्या बनता है, इथिलीन क्लोरोहाइड्रिन बनता है। इथिलीन क्लोरोहाइड्रिन बनता है। फिर इथिलीन क्लोरोहाइड्रिन का जलीय सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के द्वारा जल अपघटन कराने पर इथिलीन ग्लाइकॉल बनता है। अब देखो इसको रिएक्शन के माध्यम से देखते हैं। इथिलीन है, इथिलीन को हाइड्रोक्लोरस अम्ल के साथ प्रवाहित करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, इथिलीन क्लोरोडाइहाइड्रिन, इथिलीन क्लोरोहाइड्रिन मिला। फिर इस इथिलीन क्लोरोहाइड्रिन को क्या करते हैं, जलीय सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अपघटन करते हैं, हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो हमको क्या मिलता है, इथिलीन ग्लाइकॉल मिलता है, ठीक है। ये CHCl जो है ये CH2 के पास चल देगा, ये बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा तो देखो हमको ये मिलेगा। फिर ये जो NaCl है ये सोडियम क्लोराइड बना के अलग हो जाएगा और इधर से CO2 अलग निकाल जाएगा, एक ऑक्सीजन बचेगा जो इस O के पास चल देगा तो OH बना लेगा, ठीक है। ये पहला हो गया विधि। देखो दूसरा देखते हैं, दूसरा में क्या होता है, ठंडे एवं तनु पोटेशियम परमैंगनेट विलयन के साथ इथिलीन के ऑक्सीकरण पर, देखो ये इथिलीन है, ठीक है, H2O2 है, H2O2 है, इसको पोटेशियम परमैंगनेट के विलयन में क्या करते हैं हम लोग, ऑक्सीकरण, तो हमको इथिलीन ग्लाइकॉल मिलेगा। देखो क्या होगा, बॉन्ड उठ करके यहाँ पे चल देगा, क्लियर, CH2 प्लस। अब देखो यहाँ से एक H दिख रहा है, OH, इधर से ये इधर आ जाएगा, यहाँ पे ऑक्सीजन है तो एक OH और बन जाएगा तो दोनों एक दूसरे के पास जुड़ जाएंगे और बना लेंगे क्या, इथिलीन ग्लाइकॉल। तो ये ग्लाइकॉल बनाने की विधि थी। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ देखते हैं कि इसकी प्रॉपर्टी क्या क्या होती है, गुण। तो सबसे पहला देखते हैं भौतिक गुण किसका, ग्लाइकॉल का, डाइहाइड्रिक एल्कोहल मतलब ग्लाइकॉल का। तो सबसे पहला देखो भौतिक प्रॉपर्टी, यह एक रंगीन गाढ़ा चिपचिपा द्रव है। इसका क्वथनांक 197 डिग्री सेंटीग्रेड तथा गलनांक -13 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है। ये स्वाद में मीठा है। यह सभी अनुपातों में जल व इथेनॉल में मिश्रणीय है, लेकिन ईथर में अविलेय है। क्या होता है, ईथर में अविलेय होता है, बाकी इथेनॉल जल में क्या होता है, विलेय हो जाता है। इसका अधिकतर उपयोग विलायक के रूप में तथा एंटीफ्रीज एजेंट के रूप में किया जाता है। ये इसका क्या हो गया, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हो गई। अब हम लोग देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़। देखो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या, ग्लाइकॉल के मॉलिक्यूल में 2 प्राइमरी एल्कोहल समूह होते हैं, इसलिए ये प्राथमिक एल्कोहल समूह की अभिक्रिया देता है। मतलब इसमें क्या बोला जा रहा है, इसमें प्राथमिक एल्कोहल होते हैं इसलिए ये जो होता है प्राइमरी एल्कोहल समूह की अभिक्रिया देता है। अधिकांश अभिक्रियाओं में दोनों CH2OH समूह समान रूप से क्रियाशील नहीं होते हैं। एक OH समूह पूर्ण रूप से क्रिया कर लेता है तभी दूसरा क्रिया करता है। मतलब दोनों तो रहेंगे लेकिन ऐसा नहीं है कि इसमें दोनों एक साथ साथ क्रिया करें। क्या होता है, पहले एक करता है उसके बाद दूसरा करता है, ठीक है। अब देखो, अब इसका हम लोग क्या देखते हैं, मेथड देखते हैं ना कि किसके किसके साथ क्रिया होगी। तो सबसे फर्स्ट देखते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ अभिक्रिया।
जब ग्लाइकॉल कार्बनिक व अकार्बनिक अम्लों के साथ क्रिया करता है तो दो प्रकार के एस्टर मोनो या डाई एस्टर प्राप्त होते हैं जो कि ग्लाइकॉल व अम्ल की आपेक्षिक मात्रा पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए ग्लाइकॉल को एसिटिक अम्ल के साथ सल्फ्यूरिक अम्ल की सूक्ष्म मात्रा को उत्प्रेरक के रूप में लेकर गर्म करने पर ग्लाइकॉल डाई एसीटेट बनता है। देखो ये इथिलीन ग्लाइकॉल है CH2OH CH2OH, इसको हम लोग एसिटिक एसिड के साथ H2SO4 की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं तो हमको ग्लाइकॉल डाई एसीटेट मिलता है। तो देखो कैसे कैसे हो जाएगा CH2O CH2O, ठीक है। ये बचा क्या इधर CO CH, दो CH3 है तो ये एक CO CH3 एक CO CH3 इधर आ जाएगा ना। यहाँ से देखो एक H2 है, इधर H2 है, इधर H है, तो दो H2O, यहाँ से H2O एक हुआ, इधर ही से देख लो एक H2O हुआ, ठीक है, एक H2 यहाँ से हुआ और एक H2 यहाँ से हुआ, तो इस तरीके से 2H2O क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। दूसरा देखो कार्बोनिल कंपाउंड के साथ अभिक्रिया, ग्लाइकॉल पैराटॉलुइन सल्फोनिक अम्लों की उपस्थिति में एल्डिहाइड या कीटोन के साथ संघनित होकर क्रमशः चक्रीय एसिटल या चक्रीय कीटेल बनाते हैं 1,3-डाईऑक्सालेन। अब देखो यहाँ पे एथिलीन ग्लाइकॉल है, यह अभिक्रिया करेगा पैराटॉलुइन सल्फोनिक एसिड की उपस्थिति में, तो हमको क्या देगा, चक्रीय यौगिक बनाएगा। देखो कैसे कैसे होगा, यहाँ पे इथिलीन ग्लाइकॉल, यहाँ पे भी H2O, यहाँ पे एक H एक HO, तो H2O क्या हो गए, बाहर निकल गए, बचा क्या CH2O, तो CH2O CH2O CH2O, बीच में क्या ये कार्बन है, ठीक है, कार्बन बचा ना। फिर यहाँ पे क्या है CH3H है, CH3H साइक्लिक यौगिक। अब देखो फिर वापस हम लोग क्या करेंगे, इथिलीन ग्लाइकॉल का एसीटोन के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो क्या होगा CH2OH CH2OH, इसमें भी क्या होगा, यहाँ से H2O बाहर निकलेगा, बचेगा क्या CCH3 CH3 बनेगा, चक्रीय कीटेल बन गया, ये चक्रीय अम्ल बन गया, चक्रीय कीटेल बन गया, ठीक है। तो इस तरीके से इसका प्रॉपर्टीज़, ये केमिकल प्रॉपर्टीज़ है किसकी, ग्लाइकॉल की। अब देखो एक और प्रॉपर्टीज़ देखते हैं हम लोग, पीनाकोल पीनाकोलोन रीअरेंजमेंट, ध्यान से देखिएगा ना इसको। देखो पीनाकोल को अम्ल द्वारा कीटोन या एल्डिहाइड में परिवर्तन पीनाकोल पीनाकोलोन पुनर्विन्यास के रूप में जाना जाता है। क्या बोल रहा है, जो पीनाकोल होता है उसको अम्ल द्वारा कीटोन या फिर एल्डिहाइड में परिवर्तन, या तो कीटोन या एल्डिहाइड में परिवर्तित होगा, इसको हम लोग पीनाकोल पीनाकोलोन रीअरेंजमेंट कहेंगे, ठीक है। ये दिख रहा है, इसका नाम क्या है 2-मेथिल प्रोपेन 1,2-डाइऑल, 1,2 दूसरे नंबर पे मेथिल है, 1 2 3 कार्बन तो प्रोप हो गया, तो सिंगल बॉन्ड है तो एन हो गया, तो 2-मेथिल प्रोपेन 1,2-डाइऑल है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो H दिख रहा है, इधर OH दिख रहा है, इधर OH दिख रहा है, यहाँ पे CH2 दिख रहा है, ठीक। अब क्या होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ से, एक हाइड्रोजन यहाँ से, ठीक है, एक ऑक्सीजन यहाँ से, तो 2 हाइड्रोजन हुआ और एक ऑक्सीजन हुआ, तो क्या हो गया H2O हो गया। यहाँ से H2O क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, निकलेगा हाइड्रोजन, तो इसका बॉन्ड कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, तो ये डबल बॉन्ड बना लेगा, ठीक है, ठीक है। अब देखो सेकेंड प्रोसेस में, मतलब सेकेंड स्टेज में क्या होगा, CH3CH CH C6H5, फिर OH समूह जुड़ेगा, फिर यहाँ पे वही सिस्टम होगा। देखो यहाँ पे H2O बाहर निकल गया, यहाँ से H2O जब बाहर निकलेगा तो एक ऑक्सीजन बचेगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि जो डाइऑल होते हैं वो डाइऑल क्या होते हैं, सामान्य रूप से निर्जलीकृत हो जाते हैं, ठीक है। जो डाइऑल है वो निर्जलीकृत हो गया, तो ये रिएक्शन हो गया। अब इसका हम लोग मैकेनिज्म देखते हैं पीनाकोल पीनाकोलोन का, तो हमको क्या मिलता है, ठीक। देखो इसकी क्रियाविधि 4 पदों में पूर्ण होती है। चाहो तो आप लोग इसको एक साथ ऐसे लिख सकते हो, चाहो तो आप लोग इसको अलग अलग स्टेप में लिख सकते हो। देखो तो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, OH का प्रोटोनेशन होता है। दूसरा स्टेप में क्या होता है, H2O होकर कार्बोकेटायन बनाते हैं। तीसरा HR से 1,2 शिफ्ट कर अधिक स्थायी केटायन बनाते हैं। चौथा H+ होकर उत्पाद बनाते हैं, मतलब प्रोडक्ट बनाते हैं, ये बोल रहा है। अब देखो ये पीनाकोल है, फर्स्ट स्टेप में क्या बोल रहे हो, OH का प्रोटोनेशन होगा, प्रोटोनीकरण होगा, ध्यान से देखिएगा क्या होता है। पीनाकोल है ये, ठीक है। क्या हो रहा है यहाँ पे, OH का प्रोटोनेशन होगा,
ये OH क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, निकलेगा ना। तो CH3 CH3OH CH3, फिर यहाँ से ये निकल जाएगा CH3, तो क्या हो जाएगा, ये प्रोटोनेशन हो रहा है तो ये OH2, एक H इधर है ना, तो ये OH2, तो ये H2O क्या हो गया, बाहर निकल गया। सेकेंड स्टेप में H2O खोकर कार्बोकेटायन बनाते हैं। H2 यहाँ पे प्रोटोनेशन हुआ। फर्स्ट स्टेप में मतलब प्रोटोनेशन मतलब हाइड्रोजन आकर के जुड़ गया, हाइड्रोजन यहाँ पे आकर के जुड़ गया, पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप, इसको आप लोग चाहो तो कैसे लिख सकते हो, देखो यहाँ से यहाँ तक का ये एक स्टेप में लिखना, फिर सेकंड स्टेप में जाओगे तो आप लोग फिर इसी स्टेप को लिखते जाना। खैर एक साथ दिया है तब भी कोई स्टेप वो नहीं है। स्टेप फर्स्ट है वो H आकर के जुड़ा तो ये क्या बन गया, H2 बन गया। अब यहाँ से सेकंड स्टेप में क्या होगा, H2O खोकर कार्बोकेटायन बनाते हैं, तो देखो OH2 तो निकल जाएगा, मतलब H2O बाहर निकल गया, तो क्या बन जाएगा, इस कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज आ गया, मतलब कार्बोकेटायन का निर्माण हो गया। तो यहाँ पर क्या हो गया, कार्बोकेटायन बना ना। अब देखो अब ये कार्बोकेटायन बना। तीसरा स्टेप क्या बोल रहा है, HR से 1,2 शिफ्ट पर अधिक स्थायी। अब ये जो कार्बोकेटायन यहाँ पे बना है तो ये स्टेबल होना चाहेगा, तो स्टेबल होने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको क्या करना पड़ेगा, शिफ्ट होना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ का जो कार्बोकेटायन है वो शिफ्ट हो जाता है कहाँ पे, यहाँ पे। तो 1,2 शिफ्ट होगा, जिसको हम लोग 1,2 शिफ्ट बोलते हैं। तो इसके द्वारा जो हमारा कंपाउंड है, यौगिक है, वो क्या होता है, स्थायी हो जाता है। तो देखो क्या हो जाएगा, CH3COH, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होता है, सभी लोगों को पता है। देखो अब यहाँ पे ये CH3 है, ये CH3 उठेगा यहाँ से, ठीक है, और उठ करके क्या करेगा, यहाँ से उठ करके यहाँ पे आ जाएगा। कहाँ पे, जो ये वाला कार्बन दिख रहा है ना, पहला वाला कार्बन, ये मतलब सेकेंड वाला कार्बन, इस सेकेंड वाले कार्बन के पास आ जाएगा, ठीक है। तो ये वाला कार्बन के पास आया, यहाँ पे आ गया ना CH3। कुल मिला करके कुछ नहीं हुआ इसमें, बस थोड़ा सा हुआ है, जो CH3 यहाँ पे था वो CH3 आ गया यहाँ पे, प्लस चार्ज यहाँ पे था, तो अब ये प्लस साइन कहाँ पे आ गया, इसके ऊपर आ गया, ठीक है। अब देखो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, ये लोन पेयर अपना इसको डोनेट करेगा, ठीक है, डोनेट करेगा तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा, तो बनेगा क्या, सेम तो रहेगा ना, यही ही रहेगा। तो यहाँ पे क्या हुआ है, रीअरेंज द प्रोटोनेटेड कीटोन मोर स्टेबल केटायन। यहाँ पे रीअरेंज होने से जो कीटोन बना है हमारा, है ना, मतलब तो ये जो केटायन है ये मोर स्टेबल है, इसके कंपेयर में ये ज़्यादा स्टेबल है, इसलिए यहाँ पे 1,2 शिफ्ट हो गया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो चौथा स्टेप में क्या होता है, H+ खोकर प्रोडक्ट बना लेते हैं। अब चौथा स्टेप में क्या होगा, H+ को खो देगा, और H+ खो देगा तो प्रोडक्ट हमारे पास हो जाएगा पिनाकोलन। तो यहाँ पे H दिख रहा है OH, तो यहाँ से H क्या हो जाएगा, प्लस बाहर निकल जाएगा, बाहर निकलेगा तो क्या बनेगा, CH3C डबल बॉन्ड O C, CH3 CH3 CH3, तो ये क्या हो गया, पिनाकोलन। तो इस तरीके से पिनाकोलन मिल गया हम लोगों को। अब इस पिनाकोलन का हम लोग यूज़ देख लेते हैं कि इसका यूज़ क्या क्या होता है। देखो इथिलीन ग्लाइकॉल को कार रेडिएटर में एंटीफ्रीज के रूप में उपयोग किया जाता है। किसको, जो इथिलीन ग्लाइकॉल होता है उस इथिलीन ग्लाइकॉल का उपयोग किसके लिए किया जाता है, कार रेडिएटर के रूप में, मतलब में एंटीफ्रीज के रूप में किया जाता है। दूसरा है इथिलीन ग्लाइकॉल का 50% जलीय मिश्रण -34 डिग्री सेंटीग्रेड पर जमता है। इसका उपयोग एरोप्लेन के विंग्स में डी-आइसिंग द्रव के रूप में भी किया जाता है। किसका, इथिलीन ग्लाइकॉल का, याद रखना ना। तीसरा है इथिलीन ग्लाइकॉल का उपयोग डेक्रान, डाइऑक्सेन व इथिलीन ऑक्साइड के निर्माण में भी किया जाता है। क्लियर है। तो इस तरीके से आप लोगों को क्या चीज़ बताना है, रिएक्शन बतानी है, रिएक्शन बताने के पश्चात उसका मैकेनिज़्म बताना है, मैकेनिज़्म बताने के पश्चात यूज़ बताना है, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, ठीक है।